नमस्कार बच्चों। आज जो है ना हम लोग इस ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को खत्म करने वाले हैं क्योंकि ये हमारा लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में जो है ना हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, पहले रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे और दूसरे पार्ट में जो डिसऑर्डर देखेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए जो है हम लोग अब अपना कार्यक्रम शुरू करें, है ना। चलिए, पहला स्लाइड आपके ऊपर ये रहा। तो अगर रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की बात करें ना, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की अगर बात करें तो क्या है यहाँ पे बताओ। ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट देयर डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू। दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम। देखो, सबसे पहले तो ब्रीदिंग जो है वो किससे होगा बताओ। जो मेरा कंट्रोल करना है या रेगुलेट करना है वो किससे होगा, न्यूरल सिस्टम से होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमें जैसी रिक्वायरमेंट है हम वैसे सेट कर सकते हैं अपना। ह्यूमन बीइंग जो है वो ना सिग्निफिकेंट एबिलिटी है उसके पास कि वो मेंटेन कर सकता है और मॉडरेट कर सकता है अपने रिस्पिरेटरी रिदम को, है ना, कि कैसे उसको करना है। जैसे कि मान लो अगर तुम जो हो कभी दौड़ रहे हो बहुत तेजी पे, तुम्हें पता है कि मुझे अपना रिस्पिरेटरी रिदम को कैसे बढ़ाना है ना। जब आराम से सोए पड़े हो तो पता है बॉडी को कैसे कम करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं और ये रेगुलेट जो कर सकते हैं वो किसके माध्यम से, न्यूरल सिस्टम के माध्यम से। अब सुनो, स्पेशलाइज सेंटर जो है ना वो प्रेजेंट होता है ना, जो कि मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है। स्पेशलाइज सेंटर ब्रेन का मेडुला रीजन जो है वहां प्रेजेंट होता है स्पेशलाइज सेंटर। उस सेंटर का नाम क्या होता है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। क्या होता है बताओ, रिस्पायरेटरी रिदम। और यही रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब सबसे पहले, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है रेगुलेट करने के लिए, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी तक मैंने क्या सीखा, अभी तक मैंने ये सीखा कि ह्यूमन बीइंग जो है वो किसी भी तरह का रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को रेगुलेट कर सकता है। मतलब जैसे भी हमें रिस्पायरेटरी रिदम में रेगुलेशन चाहिए हम कर सकते हैं। ये होगा कैसे, ये होगा न्यूरल सिस्टम से। और न्यूरल सिस्टम में जो है वो क्या क्या इंक्लूड होता है, ब्रेन भी इंक्लूड होता है। तो ब्रेन का एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, जिसके अंदर एक सेंटर पाया जाता है जिसका नाम होता है रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। क्या होता है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। और रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर ही जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बताइए, रेगुलेट करने के लिए आपकी ब्रीदिंग को। ठीक है जी। चलिए अब आ जाते हैं अपन अगले पेज में। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा है ना वो क्या है बताओ। सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे वो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्योंकि रेगुलेशन जो है वो सबसे पहले हमने किससे देख रहा है, हमने देखना है हमें रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से। तो क्या होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, तो देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो इस जगह पे है। देखिए ये है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या ये बताइए, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन मेडुला ऑब्लोंगेटा, यही रीजन के पास, इसी के पास एक रीजन होता है जिस रीजन में क्या होता है बताइए, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। इस तरीके से एक सेंटर प्रेजेंट है, इसका नाम क्या है बताइए, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। रिस्पायरेटरी रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, इसी के वहां क्या प्रेजेंट है इसी में बताइए, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। और प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर कहां प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। और रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर भी क्या होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेगुलेशन। किस चीज का रेगुलेशन, ब्रीदिंग का रेगुलेशन। तो यहां तक की बातें आपको क्लियर है कि नहीं बताइए, कि रेगुलेशन जो है वो हम कर सकते हैं न्यूरल सिस्टम से कर सकते हैं। उसमें भी जो पहला रेगुलेशन हम कर सकते हैं वो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर से कर सकते हैं। और यही है वो पहली और प्राइमरी पसंद, है ना, सबसे पहली पसंद यही है क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल यही है, यही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, यही मेन फैक्टर है जो रिस्पॉन्स हम रेगुलेट करेगा। ठीक है जी। अब चलिए अगले स्लाइड पे बात करें। अगले स्लाइड पे जो दूसरा हमारे पास सेंटर है उस सेंटर का नाम क्या है, निमोटिक सेंटर। निमोटैक्सिक सेंटर। कौन सा सेंटर बताइए, निमोटैक्सिक सेंटर। निमोटैक्सिक सेंटर जो है हमारे पास दूसरा सेंटर है जो कि रेगुलेट करेगा। क्या है निमोटैक्सिक सेंटर, कहां प्रेजेंट होता है बताइए, ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन पोन्स रीजन। कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है, पोन्स रीजन। ये देखिए ये आपको दिख रहा है पोन्स। इस पोन्स में जो है अगर मैं बात करूं, इस पोन्स में अगर कहीं इस जगह पे कोई रीजन होगा जिसको क्या बोला जा रहा है, निमोटैक्सिक रीजन। क्या बोला जा रहा है, निमोटैक्सिक, है ना, निमोटैक्सिक सेंटर। अब ये जो निमोटैक्सिक सेंटर है वो क्या कर सकता है, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रिदम सेंटर। रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट कर सकता है। मतलब कि रिदम सेंटर, अगर निमोटैक्सिक सेंटर जो है वो मॉडरेट कर सकता है किसके सेंटर को, रिदम सेंटर को। इसका मतलब क्या है समझो, इसका मतलब ये है कि रिदम सेंटर मान लो कभी बोल रहा है कि ब्रीदिंग जो है वो स्लो हो या फास्ट हो, तो निमोटैक्सिक सेंटर में अगर कुछ होगा वो अगर बताएगा तो वो जाकर के किसको बताने वाला है, निमोटैक्सिक सेंटर रिदम सेंटर को बताएगा। तो अगर मान लो कि अगर रिदम सेंटर को बताया कौन, निमोटैक्सिक सेंटर,
तो उसके इन्फ्लुएंस में वो काम किया, क्योंकि उसने बताया कि देखो भैया ऐसा ऐसा करना है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि निमोटेक्सिक सेंटर जो है वो मॉडरेट कर सकता है ना, रिदम सेंटर के फंक्शन को। ठीक है। अब इसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना, वो आपको ध्यान रखना है, और वो आप एकदम कंठस्थ कर लो कि जो निमोटेक्सिक सेंटर होता है ना, वो रिड्यूस कर देता है डायरेक्शन ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को जो है वो रिड्यूस कर देता है। कौन रिड्यूस कर देता है? निमोटेक्सिक सेंटर। समझ आया? तो निमोटेक्सिक सेंटर क्या कर देता है? रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को रिड्यूस कर देता है। कौन रिड्यूस कर देता है? निमोटेक्सिक सेंटर। ठीक है। उसके बाद इसी तरह से अगर ऐसा रिड्यूस करेगा, तो अगर इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब किस चीज को? रेट को भी रिड्यूस कर रहा है। अभी तक हमने दो चीजें देखी हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और निमोटेक्सिक सेंटर, है ना। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर आते हैं थर्ड, जो हमारे पास कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए है, वो थर्ड क्या है? कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया, हमारे बॉडी में कुछ कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं जो किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? सेंसिटिव होते हैं CO2 के लिए और H+ के लिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किस चीज के लिए सेंसिटिव होते हैं? कौन किस चीज के लिए सेंसिटिव होते हैं? कीमोसेंसिटिव एरिया। तो कीमोसेंसिटिव एरिया आर सेंसिटिव टू CO2 एंड H+। क्यों? देखो, H+ अगर ज्यादा हो जाएगा तो pH क्या हो जाएगा? बोलो, pH हो जाएगा लो, है ना। और इसी को क्या बोलते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन हमारे बॉडी के लिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दूसरा, अगर CO2 अगर ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? CO2 अगर ज्यादा हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? मतलब CO2 जब ज्यादा होता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब अनफेवरेबल कंडीशन। और हम लोग एक्सपायरेशन, मतलब हम लोग सांस बाहर निकालते ही इसलिए है कि ये जो CO2 है, जो जहरीला चीज है, ये हमारे बॉडी से निकल सके, है ना, बॉडी से निकल सके। तो ये जो सेंसिटिव एरिया है वो किस किस चीजों के लिए सेंसिटिव होते हैं? CO2 और बहुत बढ़िया H+ के लिए। अब देखिए, ये जो सेंसिटिव एरिया है, ये दो सेंसिटिव एरियाज होते हैं। पहला सेंसिटिव एरिया जो है वो क्या है? आर्कटिक आर्क, है ना, एरोटिक आर्क। ये जो है वो पहला सेंसिटिव एरिया। इसमें क्या होता है? ये देखिए, ये देखो, ये वाला जो तीन ऐसे दिख रहा है, ये इसी को क्या बोला जाता है? देखो, करेक्टेशन ऑफ द आर्क। और देखो, नेरोइक आर्क है ना, ये सब। तो ये देखो, एसेटिक एरोटा। तो इस जगह पे जो एरोटिक आर्क है, देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, यहाँ तुमको दिख रहा है स्टमक, है ना, डिस्टल। तो ये आपको नहीं पढ़ना, बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एरोटिक आर्क जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? एरोटा में प्रेजेंट है, क्योंकि इसका नाम ही है एरोटिक आर्क। तो ये जो एरोटा यहाँ से निकलता है ना, ये वाला जो एरोटा, जो पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है, ठीक है, तो उस जगह पे जो है वो हमारा जो है वो क्या होता है? ओके। और ये सेंसिटिव होता है CO2 एंड H+ के लिए। ठीक है मेरे दोस्त। अब सुनो, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द एरोटिक आर्क एंड कार्डियक आर्टरी। यहाँ पे रिसेप्टर्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स। अगर CO2 का लेवल जैसे ही ज्यादा हुआ, CO2 का लेवल जैसे ही ज्यादा हुआ, ये जाकर के बता देंगे किसको? रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, है ना। फर्दर इट रेगुलेट द रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड मेडुला ऑफ मेडुला। तो रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बता देंगे कि देखिए, मेरे पास जो है वो बहुत सारा CO2 यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, आई एम सेंसिटिव फॉर दैट। तो फिर क्या होगा? फिर जो है वो हमारा ये जो रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो क्या करेगा? उसको बाहर करने के लिए एक्सपायर करेगा। क्लियर है जी? तो ये हो गया हमारा पहला सेंसिटिव एरिया, जिसका नाम है एरोटिक आर्क। अब बात कर लेते हैं दूसरे की। अब क्या है? कैरोटिड आर्टरी। सुनिए, कैरोटिड आर्टरी क्या होता है? देखिए, ये है हमारा कैरोटिड आर्टरी, जो कि कहाँ पे पहुंचा रहा है? पूरे इस तरीके से फेशियल वाले पार्ट में, है ना, और पूरे ये ब्रेन वाले पार्ट में क्या पहुंचा रहा है? ब्लड पहुंचा रहा है। इस ये भी जो है, इसमें भी क्या होगा? ऐसे ऐसे रिसेप्टर्स होंगे जो किस चीज के लिए सेंसिटिव होंगे? CO2 के लिए और H+ के लिए सेंसिटिव होंगे। मैं बता चुका हूं कि H+ अगर बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है? pH घट जाएगा, मतलब एसिडिक कंडीशन हो जाएगा। और CO2 अगर बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और ये तो पहले से ही अनफेवरेबल कंडीशन है। क्यों? क्योंकि CO2 को हमें क्या करना है? बाहर। तो ये भी जो कैरोटिड आर्टरी होता है वो भी सेंसिटिव होता है CO2 के लिए और H+ के लिए। रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। वहां पे देख चुके थे, एरोटिक आर्क पे था, यहाँ पे देख लो कैरोटिड आर्टरी पे भी क्या प्रेजेंट है? रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अब ध्यान से सुनना, ये रिसेप्टर जैसे ही रिकॉग्नाइज करेगा कि भैया यहाँ CO2 का लेवल या फिर H+ का लेवल इंक्रीज हो गया है, तो ये क्या करेगा? ये रेगुलेट करेगा। ये जाकर के बताएगा किसको? ये जाकर के बताएगा किसको? ये बताएगा रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। किसको? रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से फिर वो काम हो जाएगा। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं ना, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सारी चीजें जो है वो किससे रेगुलेट होती हैं? रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर से रेगुलेट। किससे? रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर से। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो होता है मेडुला में प्रेजेंट, है ना।
अब दूसरा सेंटर जो था उसका नाम क्या था, दूसरा सेंटर का नाम था निमोटैक्सिक सेंटर, और निमोटैक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता था, पॉन्स में। ठीक है, अब जो है ये दोनों मिल करके सारी काम करते थे। अब जो निमोटिक सेंटर होता था वो इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को क्या करता था, कम, और रेगुलेट करता था रेस्पिरेटरी दम सेंटर को। ठीक है, उसी तरीके से हमने देखा तीसरा सेंसिटिव एरिया कैरोटिड आर्टरी और एरोटिक आर्ट, ये दोनों भी क्या करते हैं, सेंसिटिव होते हैं CO2 और H+ के लिए, और जैसे ही इसका लेवल बढ़ता है ये रेस्पिरेटरी दम सेंटर को बोल देते हैं और वो रेगुलेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है वो रेगुलेशन जो है वो तीनों का खत्म हो चुका है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिसऑर्डर्स की। इसकी बात कर भैया डिसऑर्डर्स की। तो देखो पहला डिसऑर्डर जो आपके स्क्रीन के ऊपर है वो ये रहा, पहला डिसऑर्डर जिसका नाम क्या है बताओ, वो अस्थमा नाम, क्या नाम है इसका, अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, अस्थमा इज अ क्रॉनिकल लंग्स डिजीज अफेक्टिंग पीपल ऑफ ऑल द एजेस। सबसे पहले तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सबसे पहले ओल्ड में होगा या फिर चाइल्ड में होगा, ये ऑल एज में होगा। क्या हो सकता है बताइए, ये सभी एज में हो सकता है, ऑल एज में हो सकता है, पहली चीज। दूसरी, इट इज काउज्ड बाय, ये होता कैसे है, और दूसरा चीज देखो ये क्रॉनिकल है, क्रॉनिकल लंग्स डिजीज मतलब खतरनाक वाला, है ना। अब दूसरी चीज देखो, it is caused by inflammation and muscles tightening around the airways। एयरवेज मतलब जिससे कि एयर पास होता है हमारे ब्रोंकाइज, है ना, इस सब में ब्रोंकाइज में, तो वहां से जो एयर पास होता है उसको क्या बोल रहे हैं, एयरवेज। तो वो इन्फ्लेमेशन हो गया है और मसल्स का टिटलिंग हो गया है। तो अभी हम लोग अगर नोट डाउन करें कि क्या क्या वजह है, तो देखो इसमें, है ना, तो अस्थमा के लिए जो है, अस्थमा के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑल एज के लिए ऑल एज में हो सकता है, ये कोई ऐसा रूल नहीं है। दूसरा, ये कैसा डिजीज होता है, ये क्रॉनिकल डिजीज होता है ना, क्रॉनिकल लंग्स डिजीज है, लंग्स डिजीज है। तीसरी चीज क्या है बताओ, तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे होगा, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, फूल जाना, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, है ना। ठीक, और क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, नैरो, है ना, नैरो हो जाएगा, क्या, नैरो ऑफ इसका ब्रोंकाई और ब्रोंकी या एयरवेज, एयरवेज क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। अब जैसे ही एयरवेज नैरो हो जाता है ना, तो एयर जब इससे पास करता है, देखिए ये पहले ये नॉर्मल कंडीशन का है, लंग्स विदाउट अस्थमा, इसमें अस्थमा नहीं हो रखा, इसमें अस्थमा हो रखा है। तो अस्थमा जब हो रखा है इसमें, तो देखो क्या है, ये मान लो ये तुम्हारा जो भी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, तो यहाँ देखो ये जो है वो क्या हो गया, इसमें ऐसे ऐसे थिकनिंग हो गया, ये थिकनिंग इतना बढ़ गया, और यहाँ पे तो बस इतना था। तो इसका मतलब ये जैसे ही थिकनिंग बढ़ गया ना, तो मसल्स का टाइटने हो गया और एयरवेज स्वेल कर गया, ये पूरा स्वेल कर गया, जिससे कि ये जो ल्यूमेन वाला स्पेस जो बचा है वो बहुत कम बचा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब लंग्स, जब एयर पास करेगी ना, तो एक साउंड निकलेगा, है ना, एक साउंड निकलेगा जिसको व्हीजिंग साउंड बोलते हैं। कौन सा साउंड बोलते हैं उसको, व्हीजिंग साउंड बोलते हैं। ऐसा साउंड प्रोड्यूस होगा, व्हीजिंग मतलब घरघराहट टाइप का जो है, ऐसे ऐसे कोई अगर कर रहा है तो उसको घरघराहट टाइप का जो है वो विजिंग टाइप का जो है वो साउंड प्रोड्यूस होगा। क्यों हो रहा है बताओ, क्योंकि ये जो एयरवेज है जिससे एयर पास करता था, उसका जो स्पेस है नैरो है वो घट चुका है। क्यों, क्योंकि यहाँ मसल्स का टिल्टिंग हो गया है और मसल्स का क्या हो चुका है, इन्फ्लेमेशन हो चुका है, ब्रोंकाई ये सब का। तो इसकी वजह से, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब हार्डर टू ब्रीथ, इससे क्या होगा, ब्रीथ करना भी हमें मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, हार्डर टू ब्रीथ, हार्डर टू ब्रीथ, ब्रीथ करना भी मुश्किल होगा। बोलते हैं ना वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, उसको अस्थमा है, सांस नहीं ले पा रहा है वो, तो ब्रीथ करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। किस कंडीशन में, अस्थमा की कंडीशन में। यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर है तो बताइए हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चला जाए, बहुत बढ़िया सर, आगे चलते हैं।